अब वो तीन तरीके की इमरजेंसी हैं। पहली है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है राष्ट्रपति शासन। लेकिन राष्ट्रपति शासन जो है वो कैसा शब्द है? प्रेसिडेंट रूल, सामान्य भाषा का, या ये कहें कि ट्रेडिशनल है ये, लेकिन वास्तव में संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या शब्द इस्तेमाल किया गया? संवैधानिक तंत्र की विफलता, फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो गई है। ठीक है। तीसरी स्थिति है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो पहली स्थिति क्या है? नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल मैंने कल आपको बताया था किस आर्टिकल में है बेटा? तो आर्टिकल था 352। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। और तीसरी स्थिति है वित्तीय आपातकाल, या फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। कैसी इमरजेंसी है ये? फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल है। और राष्ट्रपति शासन का वास्तविक नाम क्या था? संवैधानिक तंत्र की विफलता, फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है। यही तीन चीजें हैं। इसका जो आर्टिकल है बेटा वो 356 है, और इसका जो आर्टिकल है वो 360 है। तो पहले तो आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं, 352, 356 और 360। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। ठीक। और इसका नाम है संवैधानिक तंत्र की विफलता। अब आती है बात कि इनके क्या आधार हैं या बेस क्या है, किस आधार पर हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब हमसे मतलब है राष्ट्रपति। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है, किसकी इमरजेंसी पावर है? प्रेसिडेंट की। तो तीनों चीजें राष्ट्रपति ही करेंगे। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, और फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति शासन की घोषणा या वित्तीय आपातकाल की घोषणा, तीनों कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको। अब जो राष्ट्रीय आपातकाल है बेटा, इसका जो आधार है, आप ऐसे समझ लो कि राष्ट्रीय आपातकाल को आप बियर नहीं कर सकते। ठीक है। तो WEAR मतलब क्या है? W से मतलब क्या है, EA से मतलब क्या है, और AR से मतलब क्या है? ठीक है। तो ये तीन आधार हैं। कितने आधारों पे? तो W मीन्स वॉर, यानी कि एक आधार क्या है? युद्ध। और दूसरा EA का मतलब है एक्सटर्नल एग्रेशन। क्या है? एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है। तो एक्सटर्नल एग्रेशन है, यानी क्या होता है? बाह्य आक्रमण। तो एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब क्या है? बाह्य आक्रमण। तो युद्ध हो जाए, या दूसरी स्थिति बाह्य आक्रमण हो जाए। और तीसरा है आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है। तो ये जो आर्म्ड रेबेलियन है, यानी इसे बोलते हैं बेटा सशस्त्र विद्रोह। कैसा विद्रोह? सशस्त्र विद्रोह। तीन आधारों पर आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं, या तो युद्ध हो जाए, या बाह्याक्रमण हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है बेटा कि नेशनल इमरजेंसी जब राष्ट्रपति डिक्लेयर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ठीक है, अपनी इच्छा से नहीं करेंगे। आधार तीन है कि युद्ध के आधार पर हो सकती है, बाह्याक्रमण के आधार पर हो सकती है, सशस्त्र विद्रोह। अगर हम देखें तो ये जो पहली तीसरी स्थिति है, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह,
पहले ये क्या होती थी, तो ये होती थी आंतरिक अशांति। क्या हुआ करती थी बेटा? आंतरिक अशांति, यानी इंटरनल डिस्टरबेंस या इंटरनल इंटरजेंस। ठीक है, तो इंटरनल डिस्टरबेंस या इंटरनल इंसर्जेंस मतलब क्या? आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति थोड़ा सा ऐसा शब्द था कि कभी भी आप बोलो आंतरिक अशांति हो गई, चलो आपातकाल लगा देते हैं, वेल डिफाइंड नहीं था, कुछ भी हो जाए बोले आंतरिक अशांति हो गई है। अब हमारी जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, कौन थी? इंदिरा गांधी जी ने बेटा जो तीसरा आपातकाल लगाया था, थर्ड इमरजेंसी जो लगाई गई थी, ठीक है, जब भी कोई शासन अच्छे से नहीं चलता ना, तो लोग जो पुराने लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आपातकाल जैसी स्थितियां हैं। तो ये कहने का सेंस क्या होता है कि इंदिरा गांधी 3 बार आपातकाल लग चुका है, पहली बात तो भारत में, और कौन सा? नेशनल इमरजेंसी। कोई बताएगा कब कब लग चुका है? हाँ, ठीक है, तो 62, 71 और 75 3 बार आपातकाल लग चुका है। 1962 में क्या हुआ? इंडो चाइना वॉर, भारत चीन युद्ध हुआ था 62 में। 71 में इंडो पाक, भारत पाकिस्तान। और 1975 की जो इमरजेंसी थी एक्चुअली, ये 1975 की जो तीसरा आपातकाल था हमारा, वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तीसरा आपातकाल या इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगवाया था वो किस आधार पर था, तो उसका आधार जो था वो आंतरिक अशांति था। ठीक, ये बात क्लियर। 1962 में कौन सा युद्ध? इंडो चाइना यानी भारत चीन, ठीक है, भारत पाक और आंतरिक अशांति। ठीक है, इनके आधार पर ये लगे 3 के 3। क्लियर है? आपको बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो ये 3 बार लग चुके हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया गया कि कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लग चुका है, 62, 71 और 75 में। दूसरी बात करते हैं, ठीक है, 3 ही आधार हैं, युद्ध है, आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है। अब ये जो आंतरिक अशांति थी, इसकी जगह अब क्या है? आर्म्ड रिबेलियन या सशस्त्र विद्रोह है। तो प्रश्न ये आता है बेटा कि ये सशस्त्र विद्रोह कब किया गया? ठीक है, क्या कि आंतरिक अशांति के आधार पर ना होकर आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होगा, या यूं कहें कि आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द या आर्म्ड रिबेलियन शब्द इस्तेमाल किया गया। तो इसके लिए कौन सा संशोधन था? तो इसके लिए था बेटा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। अब देखो ऐसे याद रख लेंगे आप इसे, 4 कितने होते हैं? 8। ठीक है, तो 4 और 4 8। तो 44वां संशोधन कब हुआ? 44 अमेंडमेंट 1978 में हुआ। और क्या हो गया? तो इंटरनल डिस्टर्बेंस या इंटरनल इंसर्जेंस कन्वर्ट इनटू आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, तो आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह तीसरा आधार कर दिया गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? सभी को समझ में आ रही है बात? तो ये 3 आधार हो गए आपके, युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, अब यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, ठीक है, जैसी नेशनल प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई, तो हमारा आर्टिकल 19 सेल्फ सस्पेंड हो जाता है, स्वतः निलंबित। आर्टिकल 19 जो है वो क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अभी हम थोड़ी देर के लिए मान लें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हमारा सस्पेंड हो जाता है। लेकिन ये सस्पेंड बेटा किन आधारों पर होता है? युद्ध और आक्रमण। तो उत्तर प्रदेश पीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 19 किन आधारों पर सस्पेंड होगा। तो आर्टिकल 19 जो सस्पेंड होगा, ठीक है, तो आर्टिकल 19 के सस्पेंड होने के जो आधार रहेंगे बेटा,
वो आधार कौन कौन से हैं? तो वो आधार हैं आपके, एक है युद्ध और एक है बाह्य आक्रमण। ये याद रखेंगे, एक ये और एक ये नहीं है, ठीक है ना। कौन कौन से हैं? ये और ये। क्यों किया गया? अब सशस्त्र विद्रोह मतलब कोई शस्त्र लेके विद्रोह कर दे, आर्म्ड रेवेलियन कर दे, तो उस आधार पर किसी की बाकी व्यक्ति की स्वतंत्रता को खंडित करना होगा। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आप कुछ भी नहीं बोल सकते अपनी मर्जी से, आपको सोच समझ के बोलना होगा, ये सारी चीज़ें। तो इनके पीछे जो चीज़ें रही वो क्या? युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए, तो दो आधारों पे 19 सस्पेंड होगा। ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो 19 जो है वो आर्टिकल 19 किस आधार पे सस्पेंड हो रहा है? तो सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑन द बेसिस ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। और ये सस्पेंशन का मतलब है सेल्फ सस्पेंड। ऐसे समझिए, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय ने, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। प्रेसिडेंट ने क्या किया? प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ वॉर। युद्ध के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। और जैसे ही राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो गया। सेल्फ सस्पेंड, कुछ नहीं किया, यहाँ घोषणा, यहाँ ये सस्पेंड, ठीक है। या बाह्याक्रमण के आधार पर किया तो भी ये सस्पेंड। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह या आर्म्ड रेवेलियन के आधार पर होगा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, तो ये सेल्फ सस्पेंड नहीं होगा, आर्टिकल 19। इतनी बात क्लियर। दूसरी बात, कोई भी इमरजेंसी बनी रहे, किसी भी प्रकार की आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते। कई बार ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल हैं या कौन से अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते। तो आपको ये याद रखना है, आर्टिकल 20, 21 ये कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे। तो ये सस्पेंड या निलंबित नहीं होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो कभी भी पूछा जाए कि किन को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार सस्पेंड किए जा सकते हैं, तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल 20 हैं और 21 हैं, इनको आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। बाकी के आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकारों के हैं, वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है। और सेल्फ सस्पेंड कौन होता है? आर्टिकल 19। आधार क्या होता है? युद्ध और बाह्य आक्रमण, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है इसकी बात। अब क्या राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा खुद से करते हैं? तो अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ एक पॉइंट आता है एडवाइस। क्या आता है? एडवाइस। तो बेटा यहाँ ध्यान रखना, एडवाइस किसकी है? किसकी है? अच्छा, ठीक है, तो सुधार लो इस बात को। सलाह है मंत्रिमंडल की और सलाह नहीं है। आपको ध्यान रखना है, रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। शब्दों पे ध्यान दीजिए, अगर आपने ध्यान नहीं दिया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्रश्न में ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, मंत्री परिषद की सलाह, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की लिखित सलाह, ठीक है, रिटर्न रिकमेंडेशन या रिटर्न एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह कैबिनेट, मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा। तो आपको क्या बताना है? एडवाइस तो है, कैबिनेट को हिंदी में हम बोलते हैं मंत्रिमंडल, लेकिन कैसी है ये? अला ऐसे नहीं कि मुंह से बोल दिया मंत्रिमंडल ने, अरे साहब थोड़ा लगा दो ना राष्ट्रीय आपातकाल, तो ऐसा नहीं होता थोड़ा लगा दो और ज़्यादा लगा दो। लिख के देना होगा मंत्रिमंडल को। तो रिटर्न रिकमेंडेशन या रिटर्न एडवाइस ऑफ कैबिनेट, तो कैसी होगी मंत्रिमंडल की? ये ध्यान रखना, लिखित। अगर लिखित नहीं होगी तो राष्ट्रपति जी नहीं लगाएंगे। मतलब बहुत सीधी सी बात है। 3 में से कोई एक कंडीशन है, मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को सलाह दी कि आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करें, तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर इन 3 में से कोई स्थिति है और मंत्रिमंडल लिखित में सलाह देगा, रिटर्न एडवाइस या रिटर्न रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को, तब प्रेसिडेंट राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? कोई समस्या यहाँ तक? तो ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर रिटर्न एडवाइस है, ठीक। अब हम बात करें यहाँ पर क्या है।
एडवाइस यहाँ भी राष्ट्रपति शासन है ना, एडवाइस यहाँ भी है, ठीक है। लेकिन हाँ बोल दो, बोलो बोलो। राज्यपाल के कहने पे राष्ट्रपति शासन लगा लेंगे ये, हाँ या ना? हाँ जी, आप भी बोल दीजिए मैडम। मंत्रिपरिषद की कैसी सलाह, लिखित या अलिखित या सलाह? केंद्र के अनुरूप मैं चलेगा। हाँ तो बताओ, उत्तर बताओ। यहाँ तो कहा मंत्रिमंडल ने लिखित में दिया तब लगाया, यहाँ क्या करेंगे? किसकी? मंडल की, परिषद की? सलाह होगी पर लिखित नहीं होगी। ठीक है, यहाँ होगी बेटा, देखो शब्दों का ही खेल है सारा। मंत्री परिषद की सलाह यानी किसकी? एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद सलाह दे रहे हैं, सलाह। अरे राष्ट्रपति जी लगा दीजिए ना, क्या बोले, राष्ट्रपति शासन लगा दो थोड़ा सा, ठीक है, सलाह दे दी। तीसरी स्थिति वित्तीय आपातकाल। देखो कनेक्ट करो जिससे गलती होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए कि चीजें हो कैसे रही हैं। अब यहाँ अगर वित्तीय आपातकाल लगाना है 360 के अकॉर्डिंग, तो अब किसकी सलाह? मंत्रिमंडल परिषद। तो यहाँ भी मंत्री परिषद की ही एडवाइस है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको सलाह वाली बात, कि मंत्री परिषद की जो होगी वो एडवाइस होगी, ठीक है, लिखित नहीं है। मंत्री परिषद ने कहा माननीय राष्ट्रपति जी, राज्य में ठीक है, जो राज्य है वो संवैधानिक तरीके से नहीं चल रहा है, आप एक काम करिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, वो लगा देंगे, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ मंत्री परिषद की सलाह, यहाँ मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस है ये, यहाँ भी एडवाइस है, लेकिन यहाँ रिटर्न रिकमेंडेशन या रिटर्न एडवाइस ऑफ कैबिनेट है। तो यहाँ मंत्रिमंडल है या मंत्री परिषद। अच्छा एक प्रश्न है हमारा, पहले तो इतनी दुनिया भर की बातें करने, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद कितने लोग समझते हैं या नहीं समझते? अच्छा कौन नहीं समझता? क्योंकि ये भी एक बड़ी बात है कि भैया मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल है क्या, नहीं तो पता चले हाँ हमने याद तो कर लिया, पता चले कि इंटरव्यू में पूछ डाले, बोले साहब बता तो दो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं। अच्छा कोई है जिसको नहीं पता है? नहीं पता आपको? अच्छा ठीक, और किसको नहीं पता? दो, अरे उठा दो हाथ, क्या ऐसा है? 3 4 5, ठीक है, 6, बहुत बढ़िया। तो आपको देखो, पहले आगे आ जाऊं फिर मंत्री परिषद मंत्रिमंडल समझा दूं थोड़ा सा, ऐसी बरबली बता देते हैं चलो, क्योंकि यही बड़ा टॉपिक है, कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, पहली बात तो ये, इसलिए सुन लीजिए, सरल सा भाषा में सुन लीजिए, नहीं समझ में आता तो लिख के बता देंगे। देखो मंत्री परिषद एक बड़ा ग्रुप है, मंत्रिमंडल एक छोटा ग्रुप है, पहली चीज तो, ठीक है। अब ऐसे समझ लो, मंत्री परिषद में बिना लिखे कुछ नहीं हो सकता। यह है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, और एक होती है कैबिनेट यानी कि मंत्री मंडल। देखो राजनीति हम सबको खूब आती है, लेकिन उपयोग नहीं होता है इसमें उसका। मंत्री परिषद के अंतर्गत जो मंत्री हैं वो सभी तरीके के मंत्री शामिल होते हैं, लेकिन कैबिनेट में सिर्फ कौन से मिनिस्टर होते हैं? जो अपने विभागों के प्रमुख होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं कि जो मंत्री परिषद है उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, उसमें स्टेट मिनिस्टर भी हैं, और उसमें सब मिनिस्टर, यानी समझ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर मतलब मंत्रिमंडल के मंत्री, ठीक है। स्टेट मिनिस्टर यानी राज्य मंत्री, और सब मिनिस्टर यानी कि उप मंत्री। और स्टेट मिनिस्टर की ही एक कैटेगरी होती है, बता दो भैया, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, इन्हें हम कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है।
तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सभी तरीके के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि कैबिनेट मिनिस्टर में या कैबिनेट में सिर्फ कौन से मिनिस्टर होंगे? ओनली कैबिनेट मिनिस्टर। अब फिर कंफ्यूजन अभी भी होगा कई लोगों का, मतलब क्या है? तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं बेटा, वो हेड होते हैं अपने विभाग के, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं या हेड ऑफ द मिनिस्ट्री, किसी भी मंत्रालय के वो प्रमुख होते हैं, तो वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, उनको सहयोग देने के लिए होते हैं राज्य मंत्री, और उनको सहयोग देने के लिए होते हैं उपमंत्री। तो कैबिनेट मिनिस्टर क्या है? हेड ऑफ द मिनिस्टर। क्या है ये? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, अपने अपने विभागों के, अपने अपने मंत्रालय के ये प्रमुख होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? इनमें तीनों तरीके की कैटेगरी को शामिल किया जाता है, या कहें कि ऑल मिनिस्टर इंक्लूड दिस कैटेगरी। इस कैटेगरी में सभी तरीके के मंत्रियों को शामिल किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, एक प्रश्न है मेरा, क्या मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडलीय सचिव को शामिल किया जाता है? महासचिव को शामिल किया जाता है? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं। अच्छा, तो पहली तो बात आपको ये बात समझ में आई। अब मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो लोकसभा या विधानसभा की जो संख्या है, उनके 15% ही अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। किसके? लोकसभा अगर केंद्र में होंगे और राज्य में होंगे तो लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि लोकसभा और विधानसभा के कितने हो सकते हैं बेटा? ये मैक्स टू मैक्स कितने? मैक्सिमम 15% हो सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी राज्य में, किसी क्या, मध्य प्रदेश राज्य की हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 230। तो अब एमपी में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? एमपी में विधानसभा की सीटें हैं बेटा 230। तो इसके कितने? 15%। तो कितने होंगे? 34 होंगे कि ज़्यादा होंगे? 23 हो गया 10% 230 का, और फिर इसके बाद 23 का आधा यानी 11.5। सही है ना? तो 23 + 11.5 मतलब आधा गर्दन ले लो या शरीर ले लो मंत्री जी का। ऐसा हो सकता है क्या? अगर 12 लेंगे तो क्या ये 15% से ज़्यादा नहीं होगा? हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हम देखें इतना ज़्यादा, देखो इतना बहुत ज़्यादा उस पर वो नहीं दिया जाता फोकस, नॉर्मली 34 होने चाहिए, लेकिन 35 भी करेंगे तो ये मान लिया जाता है कि चलो भाई बैलेंस करने की बात की गई है, लेकिन 35 से ज़्यादा नहीं होंगे किसी भी स्थिति में। वैसे तो कायदे में 34 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि 34.5 हो सकते हैं। ठीक है, अब 34.5 का क्या मतलब है? गर्दन ले जाके रख दो एक मंत्री जी की, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसलिए हो गया ना 23 और 11। समझ में आई बात आपको कि 15%। अब जैसे लोकसभा की संख्या कितनी है? लोकसभा में कितने सदस्य? वर्तमान सदस्य 543, 543। तो लोकसभा में बेटा 543 है, तो 543 का हम 15% निकाल लेंगे। समझ गई बात? समझ में आ रही है? तो ये कुल मंत्री हैं ये मंत्रिपरिषद में। जबकि यहाँ हम देखें तो कैबिनेट मिनिस्टर नॉर्मली कितने हो सकते हैं? 15 से 20 बस। केंद्र की अगर हम बात करें तो 15 से 20 ही होते हैं सामान्यतः, इनकी संख्या फिक्स नहीं है। ठीक है, और बड़ी बात, कैबिनेट की जो बैठकें होती हैं, आपने देखा मुख्यमंत्री कहीं बुला लेते हैं, चलिए कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो कैबिनेट की बैठकों में सिर्फ कौन भाग लेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर। तो क्या ये भाग लेंगे कैबिनेट की बैठकों में? नहीं लेंगे। तो राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर और उपमंत्री को हम डिप्टी मिनिस्टर भी कह सकते हैं, या सब मिनिस्टर भी कह सकते हैं, या बाई मिनिस्टर भी कह सकते हैं,
तो ये जो मंत्री हैं ये भाग नहीं लेते हैं, तो ये लोग किस में भाग नहीं लेंगे? कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ, एक प्रश्न यहां से बन जाता है एग्जाम में कि कैबिनेट की बैठकों में कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा कौन भाग ले सकता है? तो बेटा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, ये भाग ले सकते हैं। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर भाग ले लेंगे कैबिनेट की जो बैठक होगी, इसके अलावा कौन? अच्छा, कैबिनेट की अध्यक्षता कौन करेगा? अगर कैबिनेट की बैठक हो रही है मंत्रिमंडल की तो कौन करेगा चेयरमैनशिप इसकी? केंद्र में होगा प्रधानमंत्री, राज्य में होंगे मुख्यमंत्री, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जैसे यहाँ हर मंगलवार को होती थी। ठीक है, और निर्णय लेते थे। ऐसे ही केंद्र में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। तो एक तो कैबिनेट मिनिस्टर भाग लेते हैं कैबिनेट की बैठक में, और दूसरे इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, मतलब स्वतंत्र प्रभार। मतलब क्या है? कुछ जो बड़े विभाग होते हैं उनका एक छोटा सा हिस्सा में किसी मिनिस्टर को इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो गया। अब वो उस हिस्से का या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के एक पार्ट का वो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर है, यानी वो उसका हेड हो गया, और हेड हो गया यानी कि वो एक तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर जैसा हो गया। तो इसलिए कैबिनेट की बैठकों में वो भाग ले सकता है। लेकिन कैबिनेट की बैठकों में कौन भाग नहीं ले सकते? राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये भाग नहीं ले सकते। क्लियर हो रहा है? तो प्रश्न क्या आता है? कैबिनेट की बैठकों में कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा और कौन सा मिनिस्टर भाग ले सकता है? तो ये होता है स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मंत्रिपरिषद संविधान में था, या कहें कि मंत्रिपरिषद जो शब्द है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, जबकि कैबिनेट शब्द पहली बार किससे आया? जो 44वां संविधान संशोधन अभी बताया था, कब का था बेटा? 1978 का था। ठीक है, तो इसी के माध्यम से 352 आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में? 352 आर्टिकल में पहली बार कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ? तो पहली बार कैबिनेट जो शब्द प्रयोग किया गया वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से किया गया था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट शब्द मूल संविधान में था, नहीं था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि कब आया ये? और इससे हमने क्या जोड़ा था? आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह। इसके अलावा कैबिनेट शब्द यहीं प्रयोग किया गया, या यूं कहें कि राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा करेंगे प्रेसिडेंट, तो उसमें मंत्रिमंडल की लिखित सलाह, तो यहाँ पर पहली बार कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द प्रयोग किया गया इस अमेंडमेंट के माध्यम से। और बोले ना तो कहीं भी कैबिनेट शब्द ही नहीं है। तो अगर पूछे कैबिनेट शब्द कहाँ है मंत्रिमंडल, तो आर्टिकल किसमें? 352 में। और कौन से संशोधन से आया? 44 अमेंडमेंट 1978 के माध्यम से लिया गया था। यानी मंत्रिपरिषद किस में होगी? ये तो होगी मूल संविधान में, हाँ या ना? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका वर्णन था, जबकि इसका वर्णन किस में आया? 44वें संविधान संशोधन में आया था। बात समझ में आ रही है या नहीं? आप तो पूछ लेना बेटा, बस गलत नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और खूब आते हैं। लिंक भेज देना हमें। बोलिए जल्दी से, फटाफट पूछ लीजिए, अगर कुछ भी मन में है तो बना लीजिए इसको, चाहे तो अलग बना लीजिएगा कहीं, तो उसको मंत्रिपरिषद और ये अंतर भी आ सकता है आपसे। ठीक है, तो मैं आपको, जैसे आपने प्रश्न किया कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं उनमें से किसी हिस्से को क्या किया जाता है? एक इंडिपेंडेंट मिनिस्टर बना दिया जाता है। जैसे मेरे ही नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम पर एक DOPT मिनिस्टर होते थे, तो ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, कार्मिक एवं, ठीक है, कार्मिक विभाग के, हम थोड़ी देर के लिए मान लें। DOPT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब वास्तव में हम देखें तो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है वो क्या है?
इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हैं, ठीक है, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज हैं। जबकि कार्मिक विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? प्रधानमंत्री जी। तो मोदी जी के समय में ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह हुआ करते थे। और देखें हम, जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौर का नाम सुना है आपने? ये भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते थे। आप लिस्टिंग जब आपको पढ़ाएंगे अभी जब करंट अफेयर, तो मंत्री परिषद के नाम से बताएंगे आप लोगों को। इसी बार आप मुझे याद दिला देना सैटरडे की क्लास में, तो मैं आपको इंडिया की और एमपी की कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर बता देंगे, तो उससे भी चीज़ें ये कनेक्ट हो जाएंगी। क्योंकि कभी कभी यही पूछ लेते हैं ये मंत्री कौन है, तो वहाँ आप एक अलग लिस्टिंग देखते हैं। तो एक बड़ा विभाग है, उस विभाग के प्रमुख कौन है? तो वो कैबिनेट मिनिस्टर है। लेकिन उसके एक पर्टिकुलर सेक्शन को एक क्या दे देते हैं? स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज बना देते हैं। तो वो पर्टिकुलर सिस्टम का हेड हो जाता है। और चूंकि वो भी अपने विभाग का मुखिया हो गया, इसीलिए वो कैबिनेट की बैठकों में भाग ले सकता है। तो कैबिनेट की बैठकों में, सिटिंग ऑफ द कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा कौन? कैबिनेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज जो हैं, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज भी भाग ले सकते हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब देखो, मंत्रिपरिषद एक बड़ा ग्रुप है, मंत्रिमंडल एक छोटा ग्रुप है, ठीक है। एक मंत्रिमंडल परिषद में मंत्रिमंडल के मंत्री भी शामिल होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर ही शामिल होते हैं, ठीक है। ये लोकसभा या विधानसभा की कुल संख्या के 15% हो सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें केंद्र की स्थिति में, तो ये 15 से 20 जो है वो मेन मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है? मंत्रिपरिषद मूल संविधान में या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जबकि कैबिनेट मिनिस्टर शब्द 44 अमेंडमेंट से लाया गया था। और अंतर देखें तो राष्ट्रपति शासन अभी बताया, जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पे लाया जाता है। जबकि राष्ट्रपति, याद रखना, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल किसकी एडवाइस थी? क्या था? एक प्रेसिडेंट रूल और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये दोनों में किसकी एडवाइस है? एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जबकि हम क्या देख रहे हैं? ठीक है, नेशनल इमरजेंसी किसकी लिखित अनुशंसा पर? मंत्रिमंडल की। हम देखो, हम जो पढ़े ना उसे हम इसमें लिखने में अप्लाई करने के लिए सोच लेंगे, भैया कुछ भी हो हम तो अप्लाई कर लें चीज़ों को। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि नेशनल इमरजेंसी रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल के अलावा प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी किस पर? मंत्री परिषद की सलाह पर, एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एक और ये अंतर हो गया कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ और मंत्रिमंडल कहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो ये कुछ अंतर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ तक आई होप समझ। और ये चीज़ सेम टू सेम राज्य में भी लागू होती है और केंद्र में। ऐसा नहीं कि राज्य के मंत्री, राज्य में भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, राज्य में भी स्टेट मिनिस्टर होते हैं, राज्य में भी सब मिनिस्टर होते हैं, और राज्य में भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या इंडिपेंडेंट चार्ज जो होते हैं, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज, ये कैटेगरी राज्य में भी होती हैं। आप एमपी में लागू करना चाहें, जैसे एमपी में हम देखें तो कैबिनेट का प्रमुख कौन होगा? सीएम। तो श्री मोहन यादव जी हैं, ठीक है। अब इसके अलावा इनकी एक अपनी कैबिनेट हो गई, इसमें राज्य मंत्री भी होंगे, इसमें उप मंत्री भी होंगे, इसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी होंगे। आप मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं एक बार बता दूंगा आपको, तो और आपको थोड़ा आसान हो जाएगा नाम के साथ में। क्योंकि कभी कभी जैसे कि पूछ लेते हैं खेल मंत्री कौन है, ऐसे प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो खेल मंत्री पूछे गए। वर्तमान में बता सकते हैं कौन है मध्य प्रदेश के खेल मंत्री? ठीक है, तो श्री विश्वास सारंग जी जो हैं वो वर्तमान में खेल मिनिस्टर हैं, खेल मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। क्योंकि देखो, आप करंट अफेयर में देखेंगे ना तो गेम्स वाला सेक्शन आपका स्पेसिफाई मेंशन किया उन्होंने, खेल, खेल से संबंधित टर्मिनोलॉजी, ये सब तो मतलब गेम्स है, तो वो देखो है ये पॉलिटी खेल मंत्री, लेकिन वो खेल वाले मंत्री हैं, इसलिए पॉलिटी को कहाँ ले गए? करंट अफेयर में।
तो पूछा गया है कि युवा एवं खेल मंत्री कौन है, तो खेल मंत्री के रूप में अगर हम देखें तो वर्तमान में कौन है, श्री विश्वास सारंग जी जो हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के खेल मंत्री हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप जानते हैं श्री मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आप जानते हैं इन्होंने पीएचडी की है, और वो भी किससे। अच्छा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, थोड़ा श्री और लगा दो, श्री विष्णुदेव सहाय, ठीक है, ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए क्या होता है, चूंकि अभी कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुए, राजस्थान में इलेक्शन हुए, तो तीनों ही स्थितियों में प्रश्न बनने की, क्योंकि ये करंट है ना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी, आपने देखा नवंबर में इलेक्शन हुए, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी रहती है इन चीज़ों पे। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। कोई देखो राजनीति सबको पता है, लेकिन शब्दों में फिर नहीं समझ में आता कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो कोई डाउट हो तो आप पूछ लो। हो गया क्लियर? ठीक है, आज नहीं आप कल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पूछिए। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल दोनों से हो सकते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य दोनों से हो सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल हो सकते हैं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मंत्री जो है वो लोकसभा का। याद रखना, अगर केंद्र में किसी को मंत्री बनना है तो संसद का सदस्य होना चाहिए। इवन में एक और बढ़िया प्रश्न अच्छा है आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। जैसे अगर मुझे मोदी जी की मेरे ऊपर कृपा हो जाए, ऐसे ही बोलें सीधे, और मुझे मोदी जी कैबिनेट मिनिस्टर बना दें, क्या बना सकते हैं आज की कंडीशन में? यस और नो, बना सकते हैं या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। मैं तो हुई नहीं लेकिन सदस्य यार संसद का, नहीं राज्यसभा का भी सदस्य नहीं हूं मैं। चलो आप ध्यान रखना, देखो समझो, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है अगर सरकार चाहे तो, ठीक है। चुनाव प्रचार भी करवा देंगे अभी कुछ समय बाद, ठीक है। कैसे? अभी बना देंगे मुझे वो मिनिस्टर, लेकिन 6 महीने के अंदर मुझे किसी ना किसी सदन का सदस्य होना होगा। मतलब अभी मैं किसी भी सदन का सदस्य नहीं हूँ, ना मैं लोकसभा से सांसद हूँ, ना मैं राज्यसभा से सांसद हूँ, तब भी मुझे केंद्रीय मंत्री नहीं, सीधा कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते हैं, चाहें तो गृह मंत्री बना दें। मोटा भाई बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, मुझे देते हैं मौका, ठीक है। तो चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर मुझे लोकसभा या राज्यसभा से सदस्य बनना होगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, उत्तर प्रदेश पीएससी में, एमपी पीएससी, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि किसी भी व्यक्ति को मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाया जा सकता है, ठीक है। हाँ बनाया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे सदन में, किसी भी सदन में सदस्य होना होगा। अगर वो 6 महीने में सदन का सदस्य बन गया तो आगे कंटिन्यू वो मिनिस्टर रहेगा, और अगर वो नहीं बना तो वो 6 महीने के बाद हट जाएगा। जैसे मान लो मुझे लोकसभा और राज्यसभा में कहीं से नहीं खड़ा होने का मौका मिला या मैं नहीं जीत पाया, तो उस स्थिति में 6 महीने के बाद मुझे मंत्री पद त्यागना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल बताते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री अब नहीं, ठीक है, श्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस समय मुख्यमंत्री बनाए गए थे 2000, कब बने पहली बार? 4 में कि 5 में? 3, 4, 5, चलो 2005 में, ठीक है। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे शिवराज सिंह चौहान जी, तो वो पता है एमपी से विधानसभा सदस्य नहीं थे, एमएलए नहीं थे वो। उस समय वो विदिशा से लोकसभा सांसद थे, एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन उन्हें बहुमत दल का नेता बनाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया। बाद में एक सीट खाली की गई बुधनी की, और फिर वो बुधनी से खड़े हुए और फिर वो क्या बने, विधानसभा के सदस्य बने। तो ऐसा होता है। इवन आप तो समझिए ना, देखो जिन्हें ये लगता है कि क्या राज्यसभा के सदस्यों को मंत्रिपरिषद में बनाते, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ, श्री मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी कभी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री रहे, 2 टेन्योर के लिए रहे, आप जानते हैं 10 साल प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन सिंह जी राज्यसभा सदस्य थे दोनों बार। अब प्रधानमंत्री बन सकता है राज्यसभा का सदस्य, तो बाकी मंत्री बनने में क्या तकलीफ है? समझ गए?
तो राज्यसभा के सदस्य जो है वो मुख्य मतलब क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इवन कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, ठीक है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं तो वो हट जाएगा। अगर वो मान लो सदस्य बन जाता है और सरकार और बहुमत चाहती है कि आगे वो मंत्री रहे तो रह सकता है। ठीक है, क्लियर है? और कोई प्रश्न यहाँ से किसी का? चलो, आपातकाल 3 आधार राष्ट्रीय आपातकाल के: सलाह, मंत्री मंडल की लिखित सलाह, मंत्री परिषद की सलाह और मंत्री परिषद की सलाह। ठीक है, देखो ऐसे समझो आप, तो इनमें से 3 में से कोई कंडीशन आई, मंत्रिमंडल ने लिखित में दे दिया, राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, कर दी राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी हो गई। अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई तो क्या संसद में जाएगी ये बात या नहीं जाएगी? और 1 महीने में आपको जाएगी, क्या जाएगी? तो जैसे मान लो आज हम देखें, आज क्या तारीख है भाई? आज है 20 फरवरी 2024। अगर 20 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी तो 1 महीने में मतलब 20 मार्च 2024 तक संसद में ये क्या होना चाहिए? अप्रूवल चाहिए। और सही